बेटा वापस नहीं आया, खुदकुशी करूंगी, इनको पता होना चाहिए। बल्दिया टाउन में गारमेंट फैक्ट्री का हादसा बर्रे सगीर की सनती तारीख का सबसे बदतरीन हादसा है। मुझे हम्माद सिद्दीकी ने कहा है, ना मैंने फैक्ट्री में आग लगवाई है, ना मैंने किसी को जो भेजा है वहाँ पर। ये बेबुनियाद जो है मुझ पर केस बनाया गया। आग बहुत शदीद थी और लोग जो थे वो जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने के लिए लटके हुए थे। दो बंदे टीटी लगा कर आते, मोटरसाइकिल पे भाईला को बिठा के लेके जाते, इसका बड़ा भी देता पैसे, 25 नहीं 50 करोड़ देता। देखा धुआं खिड़कियों से, हम लोग भाग नहीं करे, रास्ता नहीं मिला हम लोगों को। मुफ्ती नईम साहब को इंटरोगेट किया जाए तो मुफ्ती नईम साहब बताएंगे कि वो किसके कहने पर गए थे डील करने के लिए और किसके कहने पर वो 90 लेकर गए थे। भाई हादसे पे सिंध की सूबाई असेंबली में और कौमी असेंबली सेनेट में बहस होनी चाहिए थी। खिड़कियां थी जहां से वो हवा जाए फैक्ट्री के अंदर, उस खिड़कियों को बाकायदा लोहे की जालियों से वो करके पैक कर दिया गया। बाकायदा ये कहा कि 10 करोड़ रुपए में मैंने डील करवा दी थी। 40 मिनट के अंदर अंदर लोगों की हलाकतें हो चुकी थी। ने 4 लाख रुपए पर फैमिली, सीएम ने 3 लाख रुपए और बहरिया टाउन जो है उसने 2 लाख रुपए पर फैमिली दिए। कर रहे हैं, देखिए हम मुतासरा लोगों के साथ कितनी हमदर्दी कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जितना वो उनकी नॉलेज है, जितना उनको पता है, वो उतना ही कर सकते हैं। मीडिया की आज़ादी के लिए हम हमेशा लड़े हैं, मीडिया को हम आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को एक ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करना है। उन्हें बोला जब डेथ सर्टिफिकेट मिलेंगे इंशाल्लाह आपको सारा कुछ मिलेगा, अभी तक नहीं मिले। वो 3 बार डीएनए खुद अपने बनाए हुए कानून पर अमल नहीं कर सकती तो फिर वो क्या कर रही है और किस बात की हमारी सजा उन दोनों कारकुनों को डेथ वारंट क्यों, डेथ सेंटेंस क्यों दे दिया? हमें देना फांसी की सजा, तो फिर इधर बनती है। बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बच्चे कैसे जवान होते हैं, मुझे पता है मैंने अपने बच्चे कैसे जवान किए। ईद पर कपड़े, चांद रात पर मेहंदी और चूड़ियां। कौन सी लड़की है जो ये सब नहीं चाहती है? लेकिन उस बदनसीब लड़की को ना तो ईद पर ईदी मिली, ना कपड़े, ना तारीफ और ना तनख्वाह। कहने को तो अली इंटरप्राइजेज जैसी बड़ी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसके हाथ से बनने वाला कपड़ा जर्मनी तक जाता था, लेकिन वो खुद कभी बल्दिया टाउन से बाहर ही नहीं निकल पाई। घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, बस यही जिंदगी थी उसकी। और उस बदनसीब लड़की की ही क्या, हर उस मेहनत कश की ऐसी ही जिंदगी थी जो अली इंटरप्राइजेस में काम करता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। 11 सितंबर सन 2012 शव्वाल की 24 तारीख यानी ईद गुजरे हुए भी तकरीबन 1 महीना हो चुका था। अली इंटरप्राइजेज में काम करने वाली उस बदनसीब लड़की को पूरी उम्मीद थी कि आज तनख्वाह ज़रूर मिल जाएगी। अभी सिलाई मशीन संभाले कुछ ही देर हुई थी कि बाहर शोर मच गया। आग आग, भागो भागो, बाहर निकलो, जल्दी करो। और फिर माहौल में एक तेज सी बू भी फैलती जा रही थी। वो अपनी सिलाई मशीन छोड़कर उठना ही चाहती थी कि लाइट चली गई। शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था और जो कुछ हो रहा था ऊपर की मंजिल पर हो रहा था। कुछ ही देर बाद पूरे कमरे में धुआं भरने लगा, काला और गाढ़ा धुआं जो ना जाने कहां से आ रहा था। सब ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक डोर ऑटो लॉक हो चुका था। आग की शिद्दत इतनी थी कि अंदर धुआं इतना हो गया था कि सांस नहीं लिया जा रहा। डर का समझे बाहर कोई टायर वायर फटा बस का, तो इतनी देर में देखा धुआं खिड़कियों से, हम लोग भाग नहीं करे, रास्ता नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग वापसी रिटर्न डिपार्टमेंट में ही आ गए। जब आए तो हम लोगों ने खिड़की की तरफ देखा, बहुत कोशिश करी खिड़कियाँ तोड़ने की, नहीं टूट रही थी हम लोगों से। वो उस टॉर्क इफेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके नतीजे में शॉर्ट सर्किटिंग हुई है और आग लगना शुरू हुई। बेसमेंट में कायम इस हिस्से में धुआं भरता जा रहा था।
इस हिस्से में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान, इसलिए बाहर निकलने की तगोदो में भगदड़ ऐसी मची कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक धुएं के पीछे से आँख की जर्द और नारंगी लपेटें नज़र आना शुरू हो गई। हॉल में मौजूद कपड़ा और मशीनें उन लपेटों की जद में आने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ, मदद को पुकारें तो किस को पुकारें। उस रोज़ फैक्ट्री की बेसमेंट में मौजूद मेहनतकशों के साथ क्या हुआ? क्या वो अली इंटरप्राइजेज फैक्ट्री के उस खैर खाने नुमा बेसमेंट से बाहर निकल भी सके थे या नहीं? और किस तरह से ये आग कराची की तारीख का एक बड़ा सानेहा बनी, आइए उसके बारे में जानते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो खिड़कियां थीं जहां से वो हवा जाए फैक्ट्री के अंदर, उस खिड़कियों को बाकायदा लोहे की जालियों से वो करके पैक कर दिया गया था। फैक्ट्री में लगने वाली आग की खबर आनन फानन पूरे शहर में फैल गई। फैक्ट्री में काम करने वाले मेहनत कशों के अजीज रिश्तेदार फैक्ट्री के बाहर जमा होना शुरू हो गए और फैक्ट्री से निकलने वाले हर स्ट्रेचर के पीछे पीछे एम्बुलेंस में दीवाना वार झांक झांक कर देख रहे थे कि शायद उनके प्यारे और वाहिद कफील का कोई अता पता मिल जाए। फैक्ट्री से अब भी शोले उठ रहे थे। जो आग लगी हुई थी फैक्ट्री में, उसकी हिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई उससे 100 मीटर दूर के फासले पर भी खड़ा होता तो उसकी तपिश, उसकी हरारत जिस्म में जलन पैदा कर रही थी। जो है सिटी जो है वो किसी भी डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड है ही नहीं, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विसेज हो जाए, मॉर्ग्स हो जाएं, फायर स्टेशंस हो जाएं। द सिटी आपका जो है इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर। एंड इफ खुदा ना खास्ता अनदर बल्दिया फायर फैक्ट्री फायर इंसिडेंट हैपेंस अगेन, वी विल बी एज इल प्रिपेयर्ड एज जिन चंद एक खिड़कियों में जंगले नहीं थे, वहां से लोग अपनी जान बचाकर नीचे कूद रहे थे और बाकी लोग जंगले के पीछे खड़े मदद के लिए फरियाद करके अपनी जान दे रहे थे। अजीब क़यामत का सा मंजर था। उस वक्त हर जगह चीख व पुकार थी, अंदर भी चीख व पुकार थी और बाहर भी चीख व पुकार थी। अंदर मरने वालों की चीख व पुकार और बाहर बचाने वालों की चीख व पुकार। मसला वहाँ पर यह था कि वहाँ पर कोई रेस्क्यू ऐसी वहाँ पहुँची नहीं थी, क्योंकि फासला काफ़ी ज़्यादा था और इसके लिए काफ़ी लंबी सीढ़ियों की ज़रूरत फायर एक्सटिंग्विश मौजूद थे, लेकिन उसमें केमिकल मौजूद नहीं था जिसकी वजह से वो फायर को 1 घंटे की ताख़ीर के बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन उनकी गाड़ी किसी तकनीकी खराबी की वजह से इमारत के ऊपर पानी ही नहीं फेंक पा रही थी। दरअसल हकीकत तो यह है कि फायर ब्रिगेड को न सिर्फ काम करने से रोका गया था, बल्कि फायर ब्रिगेड को वहां इलाके में जाने से भी रोका गया था और ये मामला हमेशा पोशीदा ही रहेगा। हालांकि बहुत से फायर फाइटर्स थे जो इस पोजीशन में थे कि कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता था, लेकिन वो भी वहां नहीं पहुंच सके। और तो और मेट्रोपॉलिटन के फायर फाइटर्स तकनीकी खराबी और पानी ना होने का उज़र पेश करते रहे। इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए कहीं से एक सीढ़ी लाई गई, लेकिन ज़्यादा लोगों के एक साथ चढ़ने की वजह से वो भी टूट गई। इस हादसे में 250 से ज़्यादा मर्द और औरतें फैक्ट्री के अंदर जल के मर गई। इनकी मदद के लिए ना तो फायर ब्रिगेड कामयाब हुआ, ना सिविल डिफेंस कामयाब हुआ, ना दूसरे फौजी और सिविल इदारे कामयाब हुए। इससे ज़्यादा बेहिसी नहीं हो सकती कि 24 घंटे तक जारी रहने वाली आग में एक आज के जदीद दौर में लोगों को बचाने के लिए साइंटिफिक इक़दाम नहीं किए गए। इमारत से जो लोग जख्मी हालत में बाहर निकल रहे थे, जो जले हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये जिंदा हैं, क्योंकि जो झुलसना होता है तो उसमें जलने वाले को देखो तो ऐसा लगता है कि वो ठीक है, तो उसके जलने वाले जख्म से बाद में पता चलता है कि उसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा थी।
ह्यूमन बॉडी का जलना, लकड़ी का जलना, लोहे की मशीनों का जलना और जो वहाँ कपड़ा रखा हुआ था उसका जलना, अब ये सब मिलकर एक मिक्सचर गैस बनाते हैं और उस वक्त उस गैस से जो सफोकेशन पैदा होती है, ख़ास तौर पर उस सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग अपनी नींद सो गए थे। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। रात के 9 बज चुके हैं। अंधेरे में जलने वाली फैक्ट्री किसी जहन्नुम का मंजर पेश कर रही थी। सिहाई से लुटरी हुई फैक्ट्री की दीवारों के सामने दूर तक एम्बुलेंसें शोर मचाती हुई जा रही थी। साथ में मीडिया की वैन्स और वीआईपी प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी दनदनाती फिर रही हैं। लेकिन इमारत से मेहनत कशों की सिर्फ जली और झुलसी हुई लाशें ही बाहर आ रही हैं, चादरों में लपेटे हुए बेजान जिस्म। इस क़यामत की घड़ी में हर इमदादी कारकुन ने अपने फ़राइज़ बड़ी ईमानदारी से अदा किए, लेकिन उन तमाम इमदादी कारकुनों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने दर्जनों लाशें अपने हाथों से एम्बुलेंसेस तक पहुंचाई थी। पाकिस्तान का हर घराना उस शख्स का मखरूज है और हर घराने की 7 नस्लें भी उस शख्स का एहसान चुकाने की कोशिश करे भी तो वो उस शख्सियत का एहसान चुका नहीं पाएगी। और वो शख्सियत है जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। फैक्ट्री में जलकर इस दुनिया से कूच करने वालों में 14 लोग ऐसे भी थे जिनकी आज तक शनाख्त भी नहीं हो सकी और नंबरों के साथ उनकी तदफीन हुई थी। और वो तमाम लाशें ईदी साहब ने अपने हाथों से ज़मीन में उतारी थी।